प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। ज़हर बलोच साहब की जो JIT रिपोर्ट है वो अभी मंजर आम पर आई नहीं और हलचल जो है वो मच चुकी है। पीपल्स पार्टी और PTI आमने सामने आ चुके हैं। पहले PTI का ये ख्याल था कि उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट है वो इसलिए पब्लिक नहीं की जा रही क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी के नाम आते हैं, लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया कि ये पब्लिक की जा रही है और उसमें पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, तो फिर PTI की जानिब से ये डाउट किया गया कि अगर कोई ऐसी JIT मंजर आम पर लाई जा रही है या जारी की जा रही है जिसमें पीपल्स पार्टी का नाम नहीं है तो ये यकीनन जाली JIT होगी, वरना ये नहीं हो सकता कि उज़ैर बलोच से सवालात किए जाएँ, उसकी JIT हो और उसमें पीपल्स पार्टी का नाम ना हो। अब ये बहस जारी है। अब JIT मंजर आम पर अभी आना बाकी है, जारी होना बाकी है। ये पीर को ऐलान किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इसको देखा जा सकेगा, लेकिन बहरहाल कुछ नशियाती हलकों ने यह दावा किया कि उनके पास दस्तखतों वाली एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें वाकई पीपल्स पार्टी का नाम शामिल नहीं है। अब इस पर पीपल्स पार्टी और PTI का मौक़िफ़ क्या है और तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं प्रोग्राम में, तो सबसे पहले इसी पर हम बात करेंगे और आखिर में जाकर ज़रा कश्मीर पर मज़ीद जुल्म ढाने की जारी हो रही है भारत की तरफ से। वहाँ पर कर्फ्यू को मज़ीद सख्त किया जा रहा है और ऐसा कर्फ्यू कि जिसमें न इंटरनेट चलेगा, और उन इलाकों में जहाँ पर कर्फ्यू नरम रहा है वहाँ पर भी कर्फ्यू सख्त करने की तैयारी, और उसके लिए 80,000 नए जो फ़ौज के एहलकार हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। ये क्या सूरत हाल होने जा रही है, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में जाके हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं उज़ैर बलोच की JIT के हवाले से। हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, खुशामदीद। शैला राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और शाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हलीम आदिल शेख साहब से मैं शुरू करना चाहूँगा और उन्हीं का एक बयान मैं आपको सुनवाता हूँ। उन्होंने इस JIT के हवाले से क्या कहा है, सुनिए। मुझे लगता है कि जैसे जाली अकाउंट ये कोई जाली JIT पब्लिक करने जा रहे होंगे, चूंकि ये हो नहीं सकता कि उज़ैर बलोच के ऊपर JIT हो और उसका सरपरस्त पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ना हो। ये हलीम आदिल शेख साहब, ये जाली JIT कैसे होगी? ये एक JIT जिस पर तमाम लोगों के दस्तखत मौजूद हैं, जो एक नशियाती इदारा दावा भी कर रहा है कि उन्होंने ये हासिल कर ली है, ये जाली कैसे हो सकती है? मतलब ये इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकती है कोई पार्टी के वो एक जाली JIT जारी कर दे? देखिए, पिछले चंद साल से तमाम मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ये JIT की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल जारी कर रहे हैं। उसके अलावा एक 164 का बयान भी है। छोड़ दीजिए ना JIT, दो तीन JITs मैदान में घूम रही हैं, किसी में 4 दस्तखत, किसी में 6 दस्तखत, किसी में 1 दस्तखत, किसी में 5 दस्तखत, ये बहुत सारा। एक बहुत ये JIT के ऊपर भी एक और JIT बननी चाहिए इसके बहुत, तो मैं समझता हूँ। इशू ये है कि 164 का बयान क्या कहता है। क्या 164 के बयान में उज़ैर बलोच ने किस किस का नाम नहीं लिया? वो तस्वीर क्या कहती हैं? वो उनके वीडियो क्लिप चला दीजिए कोई, उज़ैर बलोच साहब के वीडियो क्लिप्स, वो क्या कहते हैं, किस किस लीडर ने कहाँ कब जाकर उससे मुलाकात नहीं की। 164 का बयान, चले JIT तो किसी ने 4 साइन हो गए, किसी पे साइन नहीं है, किसी पे 1 है, किसी पे 8 है, छोड़ दीजिए। 164 का बयान जो उज़ैर बलोच ने खुद जाकर अदालत में दिया, अल्टीमेटली वो भी आपके पास होगा, वो क्या कहता है। और पूरा पाकिस्तान जानता है कि पीपल्स पार्टी की सरबराही में मतलब तमाम लीडरशिप के साथ उनके बयानात मौजूद हैं। उन्होंने ये मौजूद है, इसके कहने पे ये किया, इसके कहने पे ये किया, इसके कहने पे ये किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं कोई रिपीट नहीं करना चाह रहा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं कहता हूं अगर इनकी JIT कल जो लगाते हैं अगर वो ठीक है, वो बिल्कुल सच है, तो फिर 164 का बयान कहाँ गया? फिर वो कहाँ गया जो मीडिया 6-7 साल से चला रहा है? और फिर वो JIT जिसके अंदर मुख्तलिफ है ना, चल रही है, मौजूद आपके पास वो जो JIT चल रही है ना, उनके बारे में डाउट किया जा रहा है ना कि वो जाली है क्योंकि उन पर दस्तखत मौजूद नहीं है। एक ऐसी JIT जिस पर दस्तखत मौजूद होंगे, आप उस पर डाउट कर रहे हैं। जी सुन तो लीजिए, देखिए मैं नहीं कहता, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह दी JIT असली कौन सी, जाली कौन सी, इसको भी कोर्ट पे मंगा ले सारा कुछ। और JIT कौन सी जाली कौन सी असली, 164 का बयान क्या कह रहा है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप क्या कह रही है कि हमारा वास्ता है, हमारा नहीं है। हम तो जानते नहीं कौन उज़ैर बलोच, कहाँ का उज़ैर बलोच, कैसा उज़ैर बलोच, हमने तो नहीं देखा उज़ैर बलोच। तो तमाम उज़ैर बलोच के वीडियो क्लिप्स, उज़ैर बलोच का वीडियो, 164 का बयान और जो 2-3 JIT सारी मिलाकर फिर एक जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए इसके बाद, जिसमें फैसला हो जाए कि JITs कौन सी असली है, किसने सरबराही की। ये अब आपका नया मुतालबा है। पहले आप ये कह रहे थे कि JIT, अली ज़ैदी साहब ने जो कहा और बाकी लोगों ने जो कहा, वो पहले तो यही कह रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं सुन लीजिए, मैं क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, उस पे कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो और है, वो तो और है। क्योंकि पहले अगर ऐसा सब कुछ ठीक था फिर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग क्यों गए थे? अगर इतना ही आसान था तो फिर हाई कोर्ट में क्यों जाना पड़ा अली ज़ैदी साहब को?
फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्यों कहा कि उसमें बड़ा कोई सीक्रेट चीजें निकल नहीं सर, एक चीज बताइए ना अली माजिद शेख साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जाली जेआईटी होगी, जो ऐसी जेआईटी होगी जिसमें पीपल्स पार्टी का नाम नहीं होगा, और आप कह रहे हैं कि इस जेआईटी को जुडिशियल कमीशन के सामने पेश किया जाए। वो तभी तो मुझे मशकूक है, वो मशकूक जेआईटी है होगी, वो फैब्रिकेटेड जेआईटी होगी, वो जाली जेआईटी होगी, जाली अकाउंट की तरह। इसलिए वो उसको उसके लिए कि अगर कोई जेआईटी ऐसी आती है, चूंकि जबान ज़द आम है, मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप कहते हैं कि मैं 92 पे नहीं, मैं किसी और चैनल पे प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, सामने टीवी लगा हुआ है, उसके बाद आप नहीं मैं 92 पे नहीं हूँ, अल्टीमेटली उसके लिए हाँ। तो ये और अगर मैं किसी और 92 पे हूँ तो वो जाली 92 होगा। सही है। अच्छा बिल्कुल सही है, कहीं और होंगे। ठीक है। अच्छा शैला साहब, अगर उज़ैर बलोच कहते हैं कि मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लीडरशिप, तो फिर वो जाली होगा ना, बस इसको कौन तस्लीम करेगा? फिर जुडिशियल कमीशन बना दी। शैला साहब, जाली जेआईटी जारी कर रहे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले तो आज दुआ करिएगा कि मैंने अगेन अपना सैंपल कलेक्ट करवा दिया है कि वो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि मुझे एंटीबॉडीज भी आ गए और कोई सिम्टम्स भी नहीं है। जी आपके लिए आपकी सेहत याबी के लिए दुआएं हैं जी, आपके लिए भरपूर दुआएं। हमारी भी दुआ है, अल्लाह ताला शहना बहन को सेहत अता फरमाए, हम सबकी दुआ है। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि जेआईटी का जिक्र हो रहा है। मैं तो ज्यादा आजकल टीवी भी नहीं देखती हूँ और कोशिश करूंगी प्रोग्राम भी कम करती हूँ सांस की वजह से कि जरा बेहतर हो जाए। देखिए अब एक चीज आ गई है ना, हुकूमत के बंदे अगर कोई पेपर्स लहरा रहे हैं हमें भी दे दीजिए, और उसके बाद उसको जहां पर पेश करना है पेश कर दें, साबित कर देंगे। अभी तक जाली अकाउंट्स का जिक्र है ना, अभी तक साबित तो नहीं हुए ना। यहाँ तक कि हम तो ये भी देख चुके हैं कि जब हमारी पार्टी की बात होती है तो बगैर सजा के 11.5 साल जेल में रखा जाता है। साबित क्या करते हैं? पूरा एक मीडिया ट्रायल किया जाता है, इतना किया जाता है 11.5 साल एक शख्स को जेल में रखकर उस पर तशद्दुद किया जाता है, पूरा मीडिया ट्रायल कर जाता है। उसके बाद वो एक मुंतखब पॉलिटिकल पार्टी का जिसने इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाई है सदर बन जाता है, और पहला सदर होता है जो कि एक इलेक्टेड तरीके से आता है और 5 साल पूरे करता है, स्मूथ जो है ट्रांसफर ऑफ पावर है, और क्या ट्रांसफर ऑफ पावर कराता है। उसके जो भी रिजल्ट था, और उसके अलावा कुछ ऐसे काम हुए इस मुल्क में कि उसकी पार्टी के सिर्फ 342 के ऐवान में 126 नशिस्तें थी, लेकिन सी पैक जिसे कि लाइफलाइन कहा जाता है वो हुआ। गवादर जो है वो सिंगापुर से लेकर चाइना को दिया गया, शमसी बेस खाली कराई गई, सलाला का वाकया पे नेटो सप्लाई रोकी गई, 58 2B का खात्मा हुआ, और वो ज़राअत जो तबाह हो चुकी थी उसको सही किया। तो वो ऐसे पॉपुलर डिसीजन और मुश्किल लेता है। उसके बाद वो हुकूमत खत्म हो गई, फिर 5 साल। सही है, बिल्कुल सही है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है शैला साहबा, लेकिन मसला सिर्फ उज़ैर बलोच का नहीं है, और हमारा निसार मुराई पर भी साहब ने इल्ज़ाम लगाए कि निसार मुराई साहब जो कर रहे थे वो भी आसिफ ज़रदारी की हिदायत पर कर रहे थे, जो उज़ैर बलोच कर रहे थे वो भी पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की हिदायत पर कर रहे थे। तो बराह रास्त नाम लेकर इल्ज़ाम अली ज़ैदी साहब ने लगाए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पर औरिया साहब की और इरशाद आरिफ साहब के भी इस पर राय लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, जो रिपोर्ट जो है दस्तखतों वाली रिपोर्ट है, और उसमें वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें ये ज़रूर है कि उज़ैर बलोच ने यह दावा किया कि वो पुलिस अफसरान के तबादले अपनी मर्जी से कराता रहा। अब पुलिस अफसरान के तबादले मर्जी से कराता रहा तो ज़ाहिर है इसमें हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का वाकई उसमें अमल दखल ना हो, और पुलिस के तबादले हो रहे हों उज़ैर बलोच की मर्जी से। लेकिन इस हद तक तो उज़ैर बलोच पुलिस के साथ तो गठजोड़ करके चल रहा था अगर पीपल्स पार्टी शामिल नहीं भी थी। दूसरा फिर निसार मुराई का मामला भी है कि निसार मुराई पर जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं उसकी जेआईटी के हवाले से, उस पर अली ज़ैदी साहब कहते हैं निसार मुराई चूंकि ज़रदारी साहब के दोस्त हैं, उनके कहने पर करते रहे और उनके लिए करते रहे। आप कैसे देख रहे हैं कि कोई जाली रिपोर्ट सामने आ रही है या वाकई ऐसी रिपोर्ट सही आ रही है इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है? देखें, गुज़श्ता कम अज़ कम ये फैशन जो है
ये शुरू हुआ था 1990 के अंदर जीआईटी का, और मैं उस वक्त से लेके आज अब तक कानून के तहत जितना भी कानून पाकिस्तान में है, जीआईटी की जीरो हैसियत है। इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जीआईटी पेश नहीं हो सकती। ये बुनियादी तौर पर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के साथ 3 और लोग बिठा दिए जाते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करो। उनमें से एक आईएसआई का आ गया, एक एमआई का आ गया, फलाना आ गया। उनमें से मेजॉरिटी वो होती है कि जिनको कुछ पता नहीं होता। आपने कर ली विदाउट एनी सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ये कागज का टुकड़ा है जिसको आप जहां मर्जी फेंक दे, मैं और आप गुफ्तगू करके चले जाएंगे। लेकिन सर वो चला गया, वो क्या गया, वो क्या इल्जाम है, आपका इल्जाम लगा। और सब मैं कथा कलामी के पास आता हूं, लेकिन मैं एक जो जमीनी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। मगर एक जीआईटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स के हवाले से, उसकी जब जीआईटी आई तो उस रिपोर्ट की रोशनी में नैब को डायरेक्शन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पे आप रेफरेंसेस फाइल करें, जो कि 16 की तादाद में बिल्कुल मिल गई, बिल्कुल मिल गई जी मैं 5-6 तो बिल्कुल मिल गई, बिल्कुल मिल गई। सुन तो लेना सर, मेरी बात सुने। वो उसकी बुनियाद पे उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है इंफॉर्मेशन का, वो नैब के पास चला गया। अगर वो इस काबिल होती कि उसके ऊपर केस रजिस्टर हो तो कहते केस रजिस्टर करो, रेफरेंस आएगा। अब नैब उसके साथ सबूत लेके आएगा कि हमने ये सबूत आपसे इकट्ठे किए जीआईटी की बुनियाद पे। और उसके ऊपर एक जीआईटी नवाज शरीफ की बनी थी, क्यों आगे नहीं चल सका? उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जीआईटी को फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट समझ। एक तो ये, अब दूसरा अली मादर शेख साहब ने कहा है कि 164 का स्टेटमेंट है। मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम बीसीओ 164 किए होंगे। 164 बेसिकली बहुत ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसका एक प्रिंसिपल है 164 का कि वो मैजिस्ट्रेट जो है उसको सील करता है 164 को, और वो सील जो है वो ट्रायल कोर्ट खोल सकती है, कोई और नहीं खोल सकती। अब मुझे यह समझ नहीं आती कि वो सील कहां टूटी और मैं और आप क्या डिस्कस करें, वो कौन सा 164 है। तो मैं जब भी कभी आज तक जितनी भी जीआईटीज हुई हैं उसके ऊपर हमेशा यही कहता हूं, होता क्या है कि हम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को एक कैफियत दिखा के चले जाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद वही होता है जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है कि ये किसी को पकड़ता नहीं है, ये किसी को ये नहीं करता, इल्जाम इतना था, फलां था। ओ भाई, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के साथ कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रेपरेशन के साथ जाओ। उज़ैर बलोच की जीआईटी हो या परवेज मुशर्रफ की भी जीआईटी कर लें, जीआईटी इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट एज एन एविडेंस। वो एक चीथड़ा है जब तक आप उसके बाद साथ सबूत फराहम नहीं करते। मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, हाई कोर्ट का लॉयर हूं, मैं पूरी जिंदगी कानून में गुजरी है। मैं इसीलिए मैं आपके सामने मैं इसलिए डिस्कशन नहीं करता हूं कि मुझे एक बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैं अवाम को बेवकूफ बना रहा हूं। या तो ये हो ना कि आप कहें कि जो ज़ाहिर बलोच हमें लेके गया, उसने ये असला बरामद करवाया, उसने ये बरामद कराया, उसने ये किया, सारा कुछ आपने एविडेंस, वो भी एविडेंस जो है सर्कमस्टांशियल आप अदालत के अंदर लेके जाएंगे तो तब उसकी कोई हैसियत बनेगी। लेकिन हम अच्छा हमारा 1 घंटा पूरा गुजर जाता है प्रोग्राम में, मजा आता है। बिल्कुल सही है, लेकिन मसला करना चाहती हूं। हाँ, मैं आता हूं शैला साहब आपके पास, लेकिन शाह साहब मसला ये है कि एक तरफ अगर एक स्टेटमेंट है जो 164 का है, दूसरी तरफ जीआईटी का स्टेटमेंट है, तो चलें इन दोनों के मुकाबले में ज्यादा ऑथेंटिक तो 164 का स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने खुद एक बंदे ने रिकॉर्ड कराया है, वो उसकी हैसियत है। लेकिन जीआईटी के सामने दिए गए बयान के बारे में भी अगर वो कायम रहता है कि जी हाँ ये कानूनी तौर पर बनाई गई जीआईटी थी, क्योंकि जीआईटी तो बहरहाल कानूनी तौर पर बनाई जाती है, उसके आइन में गुंजाइश मौजूद है, तो उसमें वो कहता है कि जी मैंने बयान दिया है तो उसकी तो कानूनी हैसियत हो जाएगी ना। ये 2-3 पहलू हैं इसके। एक तो है जीआईटी का बनना, ये पहले जीआईटी नहीं बना करती थी, ये कुछ अरसे से ये एक बिदत शुरू हुई है। आप अपना जो इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है वो इतना वीक हो गया है कि कोई उस पर एतबार ही नहीं करता, और नतीजा ये है कि आपको और लोग बिठाने पड़ते हैं, उन इदारों के लोग बिठाने पड़ते हैं जिन पर एतबार किया जा सकता है या किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा खला है जो हमारे यहाँ पैदा हो चुका है, एतबार का, एतमाद का, कॉन्फिडेंस का। एक पहलू इसका ये है जीआईटी का। दूसरा पहलू वो है जो औरिया साहब कह रहे हैं, लेकिन इससे भी अगला जो अहम पहलू है वो ये है कि ये जीआईटीज़ बनी, और इस जीआईटीज़ के बनने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में इस मामले को आगे क्यों नहीं ले जाया गया? पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पीपल्स पार्टी का कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं है, तो उस मामले को निसार मुराई का हो मामला या उज़ैर बलोच का हो या कोई और हो, वो अदालत में क्यों नहीं ले जाया था? केस आगे क्यों नहीं ले जाया जाता? ये एक सवाल है। ये कौन रोकता है, क्यों रोकता है जब आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हैं? देखें, लाहौर में एक वाक़या हुआ
कैमरों के सामने, कौम के सामने करोड़ों लोग देख रहे थे, लाइव कवरेज हो रही थी कि गोलियां चल रही हैं, पुलिस गोलियां चला रही है, गरीब जो शरीफ शहरी हैं, बेकसूर निहत्ते शहरी हैं, उनको डंडे मारे जा रही हैं, उनको गोलियां मारी जाए, 2 ख़वातीन जो हैं वो शहीद हो रही हैं, हामला ख़वातीन जो हैं। लेकिन GIT रिपोर्ट आई तो पता चला कि जनाब उसमें तो कोई कसूरवार ही नहीं है, वो तो ऐसे हादसा हो गया था, ऐसे पल भर में किया, किसी ने देखा ही नहीं है। मेरी एक आला अफसर से बात हो रही थी जो उस दौरान में यहाँ पोस्टेड थे, उन्होंने कहा जी ये तो शरारत थी ताहिल कादरी की। मैंने कहा माशाअल्लाह, ताहिल कादरी की शरारत थी, वो कनाडा में बैठ के शरारत कर रहा था और ऐसी उसकी मुनज़्ज़म शरारत थी कि पुलिस जो है असला लेके वहाँ रात 2:30 बजे पहुँचती है, 2 बजे पहुँचती है, 11 बजे तक वो खड़ी रहती है और शरारत जो है ताहिल कादरी की है। अच्छा, उस GIT का क्या बना? उस GIT को ख़ुद गवर्नमेंट ने जिसने GIT बनाई थी उसको रिजेक्ट किया, उसके ऊपर एक और कमेटी बनाई गई और उस कमेटी से क्लीन चिट ली गई, नहीं जी नहीं हमारे फलां लोग जो हैं। बाद में GIT रिपोर्ट जब सामने पब्लिक आई तो पता चला कि नहीं जनाब वो तो इन्वॉल्व थे। अब एक और GIT बन गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, उस पर स्टे हुआ है जी। तो इसलिए GIT रिपोर्ट इन मानों में बेमानी चीज़ है कि बनती है अगर तो उसका किसी हुक्मरान को कोई फ़ायदा है तो उस पर कोई थोड़ा बहुत अमल दरामद भी हो जाता है, लेकिन अगर वो अमल दरामद नहीं होता, उसको फेंक दिया जाता है, सदखाने की नज़र किया जाता है, तो फिर बदनीयती तो ज़ाहिर होती है कि अगर आप नहीं हैं उसमें, आप क्लियर हैं, वो आपके ख़िलाफ़ नहीं है, तो जिन लोगों ने वो जुर्म किया, मसलन उज़ैर बलोच के जराइम कम हैं, फिर जुल्फ़कार मिर्ज़ा तो ख़ुद बयान दे चुके हैं प्रेस के सामने कि जी हम उनको असला देते रहे और ये हमारा, और फिर हमारे ही लोगों के हुक्मरानों के बयानात हैं कि हमारा बच्चा है। तो जिनका बच्चा था वो अगर बागी हो गया था या उसने गैर कानूनी काम किया तो उसको सजा दिलवाई थी, वो आराम से बैठा रहा और किसी ने कोई तारुज़ नहीं किया। तो इसलिए मशकूक तो मामला है। अब दूसरा पहलू है जो हलीम आदिल शेख साहब फरमा रहे हैं, अगर वो GIT रिपोर्ट जो हैं जाली होंगी, ये जाली रिपोर्ट जारी करते हैं शाला रज़ा साहब की हुकूमत, तो जिन लोगों ने वो GIT तैयार की है उनके दस्तखत हैं, वो अफसर होंगे, वो अभी मौजूद हैं या वो रिटायर हो चुके हैं, वो बयान दे सकते हैं, वो बयान दें, पब्लिक में है, वो कहें कि नहीं जनाब नहीं ये रिपोर्ट मतलब आप कह रहे हैं कि जाली उसके होने का इम्कान नहीं है। मैं तो नहीं समझता जाली रिपोर्ट अगर तो देखो ना, अगर जिन लोगों पर एतमाद किया गया कि उनको GIT का मेंबर बनाया गया ये एतबार करके कि ये सही रिपोर्ट देंगे, अगर वो रिपोर्ट पब्लिक होती है और वो जाली होती है तो उनमें से कोई आदमी पब्लिक में आए वो कहे कि जनाब हमने तो रिपोर्ट पेश नहीं की, ये रिपोर्ट तो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए रिपोर्ट पर उस वक्त तक एतबार करना पड़ेगा जब तक कि कोई शख्स उसको उन मेंबरान में से ये नहीं कहता कि गलत रिपोर्ट आई है। और दूसरा ये है कि अब सिर्फ रिपोर्ट सामने ना आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का फर्ज ये बनता है कि जो उसकी कानूनी जिम्मेदारी है वो पूरी की जाए, ताकि लोग ये समझें कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, बल्कि वाकयातन जो जिन लोगों ने कानून शिकनी की है, जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने अवाम को लूटा है या अवाम को नुकसान पहुंचाया, उनको सजा भी दी जा रही है, काफिर किरदार तक बिल्कुल सही है। मगर एक चीज़ मुझे हलीम आदिल शेख साहब, जो आज सईद गनी साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है उन दावों को जो PTI ने पहले किए, जो अब कर रहे हैं, वो सुन लीजिए सईद गनी साहब क्या कह रहे हैं, फिर जवाब दीजिएगा। अली जैदी ने असम एक लहराई GIT पढ़ के सुनाई, जब ऑफिशियल GIT आपने देखी तो क्या वो चीजें उसमें थी? झूठ बोला ना उसने कि ऑफिशियल GIT के अलावा भी कोई एक फेक डॉक्यूमेंट बना है जो मार्केट में चल रहा है। इंतजार कीजिए पीर के दिन जब फॉर्मली होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ये GIT आ जाएंगी, वो ऑथेंटिक होंगी, वो फॉर्मल होंगी, उसको आप निकाल लीजिएगा। इस GIT की असल वक़्त उस वक्त होगी जब अदालत उसके ऊपर कोई फैसला सुना दे। हलीमा शेख साहब, ये हैरत की बात नहीं है कि आप कौमी असम्बली जैसे फोरम पर खड़े होकर एक GIT लहरा के दिखा रहे हैं और आपको ये भी पता नहीं है कि जाली GIT है या असली GIT, यानी आपने उसको वेरीफाई तक नहीं किया हुआ और वो पीपल्स पार्टी के लिए जाली GIT आप दिखाते रहे, वो थी जाली GIT। हाँ साहब, मैं अर्ज करूँ आपसे, मैं इरशाद आरिफ साहब फरमा रहे थे, मैं उन्हीं से किबला से और या साहब से ही पूछूंगा, मेरी रहनुमाई फरमाइए इसमें, चूंकि मैं ना वकील नहीं हूँ, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो GIT अली जैदी साहब ने दिखाई होगी,
जो जैदी मीडिया पे चल रही है, कल एक बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े शो के अंदर भी उसी एक और JIT का जिक्र हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी JIT है, जो मुझे सब मालूम है, मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि 2-3 JIT फिर रही है मार्केट में। अब कौन सी आ जाती है, कौन सी नहीं आती, सब पे सिग्नेचर मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा एक और कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होने जा रही है। मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाह रहा हूँ, कोई ये जो शायद शाया करेंगे वो भी ठीक होगी, क्योंकि वो सरकार जारी कर रही होगी, और अली जैदी साहब ने अगर कोई चीज लहराई है तो वो भी गलत आप क्या कहना चाह रहे हैं कि JIT पहले बनने के बाद में तब्दील हो गई, क्या उस पर इन्फ्लुएंस किया पीपल्स पार्टी ने, मैनेज हो गई? अब आइए, चूंकि सिंध गवर्नमेंट ने JIT बनाई थी, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में है, 18वीं तरमीम के बाद पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस एक्ट के बाद अब वो पुलिस अंडर में है। लेकिन हरीम अली साहब ये कहकर आप JIT के तमाम मेंबरान पर इल्जाम आयद कर रहे हैं, आप ये देख लीजिएगा। सुन तो लीजिए ना, मैं मेंबरान पे इल्जाम आयद नहीं कर रहा। मैं पूरी कर दूं, मैं पूरी शैला बहन में बात कर लूं, आपको बीच में नहीं कहा, मैं मेरी सुन लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि 2-3 JITs हैं, मैं नहीं कह रहा कौन सी सही है, मैं कह रहा हूँ 2-3 JITs हैं। अली जैदी ने कोई घर में बना के JIT नहीं लहराई, उसके ऊपर भी सिग्नेचर्स होंगे, चैनल्स पे चल रही है। आपने 3 दफा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मार्केट में फिर रही है, तो मार्केट का मतलब है सोशल मीडिया पे फिर रही होगी ना, या कहीं किसी में। तो आप सर उसको एक अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट को कैसे असेंबली में दिखा सकते हैं? ये तो मेरा सवाल है। आप खुद भी श्योर नहीं, आप कह रहे हैं कि पता नहीं इतना। देखिए, अब आप मेरी वो बात सुन लीजिए, सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है, सिंध गवर्नमेंट ने इसको इन्फ्लुएंस किया, सिंध गवर्नमेंट ने अपने अफसरान को रोका, सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिश करने के काबिल वो JIT बनाई, काट पीट छांट पीट करके। लेकिन असल जो अफसरान ने JIT की, जो ओरिजिनल रॉ शेप में होम डिपार्टमेंट में आई, वो JIT अगर पब्लिक होती है और उसमें ये लोग नहीं होते जो 6 साल से मीडिया दिखा रहा है, तो दैट वुड बी फैब्रिकेटेड, जाली, 2 नंबर, मैनिपुलेटेड JIT होगी। और उसके ऊपर फिर कोई जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जिसपे उज़ैर बलोच को बुलाए, उसका 164 का बयान लेकर आए, दोनों-तीनों JITs लेकर आए। यानी आप ये कह रहे हैं अगर एक ऐसी JIT सामने आएगी जिसमें पीपल्स पार्टी का नाम नहीं होगा, आप उसको हतमी तसव्वुर नहीं करेंगे, और उसके लिए आप पहले से मुतालबात कर रहे हैं कि उसके लिए एक जुडिशियल फोरम होना चाहिए, इसको जुडिशियल कमीशन बना दे। हाँ, जुडिशियल कमीशन बना दे, वहां बुला ले, क्योंकि उज़ैर बलोच जिंदा है। असली बात ये है कि मेन बंदा जिंदा है, अगर खुदा ना खास्ता जिसके बारे में आप कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, आप ये दावा भी करते हैं। एक चीज उसको ले अली जैदी साहब, इस पर अली जैदी साहब का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कह चुके हैं? सुनवाई दीजिए, क्योंकि बहुत उनका जिक्र हो रहा है। सुनवा दीजिए अली जैदी साहब ने क्या कहा है। जैसे कि उज़ैर बलोच की JIT छुपाई हुई है और वो सदर भी बन गया, उसके बाद आज भी वो मिनिस्टर बने हुए हैं, उनकी JITों में किस किस के नाम है वो आज भी बैठ के बजट पे हमसे डिबेट कर रहे होते हैं। लिखा ये है उज़ैर बलोच ने कि ये तो हमसे कत्ल करवाते थे। और ये अच्छा, मेरा सवाल आपसे शैला साहब ये है कि अगर एक JIT में पीपल्स पार्टी का नाम नहीं आता, मगर एक वजीर दाखिला जो कि काफ़ी पीपल्स अमन कमेटी को उस वक्त सपोर्ट किया करते थे, जो अब आपकी पार्टी में नहीं रहे, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की बात मैं कर रहा हूँ, अगर उनका नाम आता है, हमें नहीं पता, तो वो क्या पीपल्स पार्टी के रहनुमा पर इल्ज़ाम जाएगा या मौजूदा हुकूमत के एक इत्तेहादी जमात के एक रहनुमा पर इल्ज़ाम जाएगा? किसको हम इल्ज़ाम देंगे? अच्छा देखिए, इसको करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं जाएगा आएगा उसमें मैं क्यों बात करूँ? ये तो वक्त साबित करेगा ना। मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि जो चीज़ एविडेंसेस से साबित होनी है उस पर स्पेकुलेशन करूँ, अपने ख्यालात दूँ। असल बात जो है ना वो ये है कि नेशनल असेंबली में एक वजीर जो है, एक ऐसी चीज़ जो कि होम डिपार्टमेंट ने अभी जारी नहीं की, उसको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर एक मुजरिम है और उसका 164 भी है, तो वो भी अदालत में डिस्कस होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसने जो इतने बड़े बड़े जराइम किए हों तो वो हर चीज़ सच बोलेगा, उसकी बात को सच साबित किया जाएगा वहाँ पे। तो बेहतर ये होना चाहिए एक समझदार लोगों के लिए कि इस JIT को शुगर की JIT ना समझे, जिसमें से घोटकी के मिल्स के नाम निकाल दिए गए, खुसरो बख्तियार की चीज़ें निकाल दी गई, मेन कल्प्रेट को बाहर भगा दिया गया। पूरी पार्टी यहीं बैठी है। JIT जो अभी जारी नहीं हुई, उसके बारे में आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि उसमें तो पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं है? मैंने तो कहा कि होम डिपार्टमेंट में बनी है ये वाली। मैं बात कर दूं, होम डिपार्टमेंट में बनी है ये। मैं बात कर लूं, मैं ये कह सकती हूँ नाम हो नहीं हो, जिस फोरम पे वो प्रूव होना है, मेरी पीपल्स पार्टी ऐसे खड़ी रहेगी जैसे राजा परवेज अशरफ खड़े रहे। मेरी पीपल्स पार्टी के वो लोग ऐसे खड़े रहेंगे जैसे यूसुफ रजा गिलानी खड़े रहे।
जैसे आसिफ अली जरदारी, जैसे मैंने कहा था, 11 साल जेल में खड़े रहे, जैसे 6 महीने तक फरियाल साहिबा और जरदारी साहब बगैर किसी रेफरेंसेस दायर हुए बगैर जेल में रहे, जैसे सुप्रीम कोर्ट की जमानत पे बाहर हैं, और उसको इसी तरह मेरी पार्टी का हर शख्स फेस करेगा, जैसे खुर्शीद शाह अंदर है, इसी तरह फेस करेंगे जैसे मेरे स्पीकर जैसे साहब अब्दुल गनी मजीद फेस कर रहे हैं, जैसे अब्दुल जो भी हम भागने वालों में नहीं है जहाज करके। तो मैं ये कहती हूँ कि आप नई नई चीजें नहीं लहराएं। अभी तक आप ना जाली अकाउंट साबित कर सके, ना कुछ साबित कर सके, तो बेहतर ये है कि अपनी कौम का वक्त जाया करने के बजाय हुकूमत ट्राइंग टू डिलीवर समथिंग, आटे की कीमत जो है उसमें 20 किलो के आटे पे 70 रुपए आ गए। यही दावा आपका निसार मोराई की जेआईटी रिपोर्ट के हवाले से भी है कि इसमें भी नाम नहीं होगा आसिफ जरदारी साहब। मैं बताऊं एक क्या कहना चाह रही हूँ बात, और मैं चाहूंगी कि मेरी बात अगर गलत है तो कहा जाए। जिसका भी नाम है वो फेस करे और अपने आप को क्लियर कराए। जिसका भी नाम है, जो इल्जाम है, हम कभी फेस करने से पीछे नहीं हटे, ना हटेंगे। और अगर कोई गलत है, मिनिस्टर साहब आपके पास बैठी हुई है जिनके हस्बैंड थे, उनके ऊपर भी कुछ राइट ऑफ लोन का इल्जाम है। मैं जाती, उनके बेटे के पास भी नहीं जाती, उनके हस्बैंड को पकड़ ले, पूछे क्या कराया जरदारी साहब ने, मैंने तो नहीं मना किया। दिलवा दे। मैं छोटा सा ब्रेक ले लूं, शायद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसके मजीद पहलुओं में बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। और ये सब क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहा, जो कहता है कि मैंने 200 के करीब 192 कत्ल किए, एक ऐसा शख्स जो ये इतराफ़ करता है कि मैं पुलिस अफसरान के तबादले अपनी मर्जी से कराता रहा, क्या ये मुमकिन है कि पुलिस अफसरान के तबादले वो कराता हो और सियासी असर रसूख इस्तेमाल ना करता हो? नहीं, देखिए ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना कि जो उसके अंदर थे। आपको पता है जेआईटी का हेड कौन था? आपको मालूम है? जेआईटी का रॉनवार। जी ठीक है। जी नहीं, ये नहीं था। और उसके साथ साथ ठीक कर, वो नहीं था सर, कोई और था, फिदा जामरी साहब थे सर। वो 2 जेआईटी है, जो निसार बराई वाली जेआईटी है ना, उसमें रॉनवार है, उसमें रॉनवार है नोटिफिकेशन। अच्छा ठीक, अच्छा एक उसमें होता। अच्छा, अब इस जेआईटी में एक रेंजर्स का बंदा है, एक आईएसआई का बंदा है, एमआई का बंदा है, सारे कुछ है। मुझे इस पर तो कभी यकीनन होगा, मैं कब कहता हूं कि नहीं होगा, लेकिन मैं और 4 आदमी हम बैठे हुए हैं ना, ठीक है, हम चारों, मैं जाके स्टेटमेंट अदालत के सामने देता हूं कि हम चारों यहां से उठे और हमने उठ के फलां जगह जाके कत्ल कर दिया, ठीक, मैं तो उसका मुजरिम साबित होगा क्योंकि मैंने कन्फेस किया, ठीक। लेकिन मैं आप तीनों के बारे में जब तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं लेके आऊंगा उस वक्त तक आप 3 मुजरिम नहीं करार दिए जा सकते। खा जेआईटी क्या, कोई भी चीज सामने आ जाए, कितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन, जब तक मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तो वो उज़ैर बलोच के खिलाफ तो जेआईटी भी इस्तेमाल हो सकती है, उसका 164 भी इस्तेमाल होता है, सब कुछ हो सकता है। बाकी के लिए अदालत मांगती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ जेआईटी के ऊपर हमारा पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो है ना वो फ्लॉ हो गया। मैंने पहले जेआईटी की थी 1992 के अंदर, ठीक है, और आप अंदाजा करें वो जेआईटी किस बात की थी, 1988 के अंदर, बल्कि वो तैयारा आपको याद होगा अगवा होने लगा था और उसको कुछ सैफुल्लाह प्राचा वगैरह ने पकड़ लिया था कोयटा जाते हुए, तो उस बंदे की जेआईटी की थी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो खासतौर पर बना दी गई थी क्योंकि वो मसला, आप उस जेआईटी को देखें कि जितने भी लोग उसके अंदर थे वो सिर्फ इसलिए थे कि अंगूठा लगाना है, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन के एतबार से कोई किसी किस्म की कोई चीज नहीं होती। उसके बाद जितनी भी जेआईटीज भी हमने देखी हैं वो बुनियादी तौर पर सिर्फ लोगों को बताने के लिए, क्योंकि इसमें आईएसआई भी है, इसमें एमआई भी है, इसमें फलां भी है, इसमें फलां भी है। असल मसला पता है क्या है? असल मसला जिस पे हम डिस्कस नहीं करते जी, कि पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम, पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम, पाकिस्तान का सिस्टम फ्लॉ। मेरा चैलेंज है गुज़श्ता 3 साल से, और ये चैलेंज आज तक कायम है कि मॉडल जो अरशाद अरसन का है
कि जिस दिन मॉडल टाउन के मुजरिम कटहरे में खड़े होंगे उस दिन मैं देखूंगा कि मुल्क बदल गया। घंटा लगता है उसको, क्या चीज है उसके अंदर पड़ी हुई? नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे कि मैं पार्ट ऑफ इट सिस्टम रहा हूं। मुझे पता है कि आपको यह बताया जाता है कि अगर तुमने इस पुलिस वाले को कल कटहरे में खड़ा कर लिया तो फिर हम तुम्हारे लिए गोली नहीं चलाएंगे भाई साहब। यह है असल खराबी, इसको कोई डिस्कस नहीं करता। सही, बिल्कुल सही चैलेंज है मेरा। गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और इस तरह का जो भी जुर्म होगा, रवानवार का नहीं आएगा कभी, इस तरह का नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यह है जुर्म। हम जेआईटी पे बैठकर रोज डिस्कस करके चले जाते हैं, जेआईटी अच्छी है, ठीक है, नहीं है, फला, और मुझे नहीं समझ आती कि किस चीज को हम कवर अप कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल में, कि हम उस पर दो बंदे बैठ जाते हैं सियासतदान, ओ भाई जेआईटी को तुम कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाओ, यू आर द गवर्नमेंट, यू आर द प्रोसिक्यूटर, आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाओ, इसके सजा दो। बिल्कुल सही है। अब इसमें मसला यह है कि इस जेआईटी या 164 जो भी डॉक्यूमेंट सामने आएंगे उसके नतीजे में क्या होगा? इरशाद साहब, मुझे ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ करें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब उस वक्त उनके बारे में तासुर था कि वो पीपल्स अमन कमेटी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, और जाहिर है उस प्लेटफॉर्म पर ये बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है कि उसने बदअमनी फैलाने में अपना किरदार अदा किया। अब ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर जाएगा कि वो उनके के मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, या ये इल्ज़ाम अब हुकूमत के सर भी जाएगा कि जनाब आपने एक ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद क्यों रखा हुआ है जिसके वो मेंबर हैं, या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये बहुत बड़ा इम्तहान है पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का, क्योंकि वो सूबे में हुक्मरान है, मरकज़ में वो अपोजिशन है। और ये जेआईटीज़ जो हैं, इनकी रिपोर्ट जब सामने आती है तो ये इम्तिहान भी है और बहुत बड़ा इनाम भी है पीपल्स पार्टी के लिए। अगर वो इनकी रोशनी में जो लोग भी ज़िम्मेदार बनते हैं उनके ख़िलाफ़ अदालतों में केस ले जाती है तो 2 चीज़ें साबित होंगी। नंबर 1 तो ये है कि जी वाकई एक हुकूमत इस मुल्क में मौजूद है जो एतराज़ करती है इमरान ख़ान पर या दूसरों पर कि जी ये सिर्फ बातें करते हैं, अमल कुछ नहीं करते। एक पार्टी और एक हुकूमत ऐसी भी है जो सिर्फ बातें नहीं करती, वो अमल भी करती है। और जो इतने अरसे से ये सर्द खाने में पड़ी हुई जेआईटीज़ थी उनको वो उसने निकालने के बाद जो कानूनी एक्शन बनता था वो उसने एक्शन शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके लिए पीपल्स पार्टी के लिए अवार्ड होगा, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। लोग कहेंगे कि हाँ जी एक पार्टी है। एक दूसरा ये है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बिल्कुल उस वक्त गवर्नमेंट के वज़ीर दाखिला थे, जिस गवर्नमेंट के वही गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी, वो वज़ीर दाखिला उसी के थे। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि वज़ीर दाखिला तो एक काम कर रहे हूँ और अपने तौर पर ही सपोज कर रहे हूँ और गवर्नमेंट जो है उसको पता ही ना हो, वज़ीर आला को इल्मी ना हो, ज़रदारी साहब को इल्मी ना हो, तो ज़िम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट उस वक्त की उस पर आएगी। लेकिन अब चूँकि वो हुकूमत यानी वफाकी हुकूमत के साथ हैं, GDA का हिस्सा हैं, तो GDA के इत्तेहादी होने की वजह से मौजूदा वफाकी हुकूमत को भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि जी ऐसे लोगों को जो एतराफ़ करते हैं, कुरान पर सर पर रख कर कुरान मजीद एतराफ़ करते हैं कि हमने ये जुर्म किए, असले के इतने ममनुआ असले के लाइसेंस बांटे, हमने इतने बदमाश और कातिल जो थे उनकी सरपरस्ती की, इतने कत्ल करवाने वाले लोग हमारे बैठे थे, तो ज़िम्मेदार तो ये भी होंगे। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो और मैं भी कह चुका, औरिया साहब भी कह रहे हैं कि बात यह है कि ये JITs हूँ, ये कमीशन हूँ, ये कमेटियाँ हूँ, ये सिर्फ कवर अप के लिए हैं। अमलन ये है क्योंकि अभी तक किसी कमेटी, किसी कमीशन, किसी JIT का हमें नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आया। वो सिर्फ होता है अवाम के जो फौरी जज्बात होते हैं उन वो मुश्तइल जज्बात जो होते हैं उनको ठंडा किया जाता है, लोग और नया मसला आ जाता है, वो मसला पीछे चला जाता है, लोग भूल जाते हैं और हम सिर्फ मीडिया पे बैठ के वो एक ढोल पीटते रहते हैं कि जी फलां JIT फेल है। तो आप कहने इसका नतीजा निकलना चाहिए। वफाकी हुकूमत इसमें सीरियस है, अगर सूबाई हुकूमत सीरियस है, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, एक दूसरे को गंदा करने की कार्रवाई नहीं है, तो JIT सामने आए, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाए। किसी एक शख्स को भी अगर सजा मिल जाएगी तो लोग का एतमाद बहाल होगा। हलीम आदिल शेख साहब, क्या होगा? कार्रवाई होगी? क्या इस इम्तहान पर पूरे उतरेंगे आप? जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो मैं अर्ज करूँ कि हमारे इरशाद आरिफ साहब ने फरमाया कि देखिए ये JIT खुद गवर्नमेंट नहीं लेकर आई है,
इसको पहले अली जैदी साहब सिंध हाई कोर्ट में गए, सिंध हाई कोर्ट से फैसला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में सिंध गवर्नमेंट ने अपील कर दी, उसके बाद पार्लियामेंट में जाके तकरीर करनी पड़ी, प्रेशर आया, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ है इस शहर के अंदर, इस सूबे में भत्तागिरी हुई है। मतलब हमारे भाई कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत रिलक्टेंट थी इसको जारी करने में, थी ना। मतलब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील किसने की? सिंध गवर्नमेंट ने किया है ना जी, हाई कोर्ट में। अच्छा देखिए, दूसरी जानिब शुगर JIT जिसके अंदर भी PTI के जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, लेकिन खुद पब्लिक की हमने, PI जहां जो उसके बाद कोई कहता है सही किया, कोई कहता है गलत किया, लेकिन उसको पब्लिक किया, पार्लियामेंट आवाम से छुपाया नहीं गया। जो भी हुआ, फिर लान तान भी कोई हमारी कर रहा है, कोई कह रहा है ठीक कर दिया, लेकिन जो भी चीज आई आवाम के इस तरीके से नहीं हुआ कि कई साल इसको छुपा के रखा। और एक और चीज आपसे अर्ज करूं, ना अली जैदी साहब गैर जिम्मेदार हैं, ना मैं भी एक गैर जिम्मेदार हूं, मैं भी एक आवाम का छोटा सा नुमाइंदा हूं, वो भी आवाम के नुमाइंदे हैं। हम इस पर जाना नहीं चाह रहे, लेकिन हमारे पास भी एक पेपर मौजूद है, और ये पेपर मेरे पास मौजूद है। मेरे पास हक नहीं है कि मैं इसको पब्लिक कर दूं, चूंकि पब्लिक हुई नहीं है, लेकिन इसको लेकर कोर्ट में जाने का हमारा हक है, चूंकि हम समझ सकते हैं कि इसमें बाकायदा फैब्रिकेटेड क्या है आपके पास पेपर जो आपने फोल्ड करके दिखाया है? सर क्या है इस पेपर में? ये JIT है जी, जॉइंट इंटरोगेशन रिपोर्ट, टीम रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे पास भी है, लेकिन ये वो रिपोर्ट है जो अभी जारी होना है सर, ये वो रिपोर्ट है? देखते हैं ना कल जारी क्या होती है। ये वो रिपोर्ट है जिसमें पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के नाम JIT के अंदर मौजूद है, और बड़े बड़े अब सिग्नेचर्स मौजूद हैं। मेरा मतलब ये है कि ये रिपोर्ट है। हम देखिए कोई जाहिल लोग नहीं है, हम कोई मदारी नहीं है, हम कोई तमाशा लगाने नहीं आए हुए। हम एक बात करो, हम कहते हैं शायद हम गलत हो, अच्छा हाँ हो सकता है ये झूठ हो, फिर हम चाहते हैं कि इसके लिए कोई कमीशन बनना चाहिए कि हम झूठ है, ये रिपोर्ट झूठ है, वो रिपोर्ट झूठ है। अलीम आदिल साहब इसको ये रिपोर्ट मत दिखाएं अभी, क्योंकि वो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन इसका वो वाला हिस्सा दिखा दें जिसमें आप कह रहे हैं कि दस्तखत मौजूद हैं तमाम लोगों के, वो अगर आप हमें दिखा सकें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि रिपोर्ट मुख्तलिफ भी है जिसमें दस्तखत मौजूद हैं। मेरा ख्याल है मैं ऑन एयर हूँ और मैं जिम्मेदार हूँ। मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे पास नाम मौजूद है, और इसमें बहुत कुछ मौजूद है, इसके अंदर बहुत सारे नाम मौजूद हैं, बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम मौजूद हैं, और उनका जुर्म भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा राइट नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे शहर के मेरे बच्चों को कत्ल किया गया है, मेरे शहर से लूटमार की गई है, और कौन कह सकता है कि पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं था? ले जी, अब तो दो रिपोर्ट्स आ गई शैला साहब, एक वो मुमकिन तौर पे जो नहीं, मैं क्लोज कर दूं, आखिरी बात कर क्लोज कर दें। मैं कहता हूँ, हम ये कहते हैं कि इन चीजों को मैं कहता हूं, और ये सिंध गवर्नमेंट, इसको मैं बताना चाहता हूं, सिंध गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सिंध गवर्नमेंट ने इसको इतने अरसे रोके रखा, रिलक्टेंट थे, कुछ तो था दाल में काला, या दाल ही काली थी, आज तक दिखाया नहीं। अब इसको सुप्रीम कोर्ट प्रेशर जब आया तो अब किस तरीके से पेश करेंगे? ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। अपनी अब जो अलीम आदिल शेख साहब की बातों से समझ आई है शैला साहबा, वो ये कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार थी जिसमें आपके नाम थे, आप वो जारी नहीं करना चाहते थे, आप रिलक्टेंट थे, और अब उसके लिए सिंध हाई कोर्ट में जाना पड़ा। अब मजबूरन प्रेशर आने के बाद जो आप रिपोर्ट जारी कर रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, उसमें जी शैला साहबा। देखिए बात ये है, मैं दोबारा कहती हूँ, मंडे को एक रिपोर्ट आ जाए, जब वो पब्लिक हो जाए आप उस पर बात करें। देखिए हमारी दाल पूरी काली है ना, दाल में कुछ काला है, अलबत्ता हुकूमती रवैये का जाहिर करता है कि इनका दिल काला है, और दिल काले के लोग जो है ना वो कुछ भी कर ले। असल बात यह है कि एक आदमी वजीर दाखिला था और उसको वजीर दाखिला से हटाया भी गया था, ये याद रखें। और ये भी याद रखें कि अगर वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने इतने लाइसेंस दिए, तो लाइसेंस देना एक प्रोसेस है, जुर्म नहीं है। अगर उसने अपनी निगरानी में कुछ ऐसा असला जिसको वो आम उसमें नहीं दिया जाता वो करवाया है, तो वो तो फेडरल से होता है, उसको भी देखा जा सकता है। तीसरी बात यह है कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे ही दौर में उज़ैर के ऊपर कार्रवाई हुई, और एक वक्त ऐसा था कि हमारी हुकूमत भी थी, लेकिन हम इलेक्ट होके आ गए थे, लेकिन उस वक्त तक वहाँ के प्रेमिसेस में कोई घुस नहीं सकता था। हमें मालूम नहीं था कि हमारे जो MPAs आए हैं उनसे कहीं हलफ उठाया गया है, उनकी जान को खतरा था। हमारे एक MPA के सिटिंग MPA के भाई को इसके जवाब में शहीद किया गया, और हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि नो गो एरिया थे कराची में जिसमें लियारी सबसे बड़ा था, लेकिन हमारे ही दौर में उसमें ऑपरेशन शुरू हुआ और होता रहा। और जब जरदारी साहब सदर ही थे और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए थे, उस वक्त
भी जब लियारी से बाहर भी ऑपरेशन शुरू हुआ तो कराची वालों की चीखें निकल गई थी और फिर क्या कहते हैं उन्होंने फौज का मुतालबा किया था। नवाज शरीफ आए, बैठे, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन हुआ, उसमें कहा गया कि वो एक्स्ट्रा फंड देंगे, उन्होंने वो नहीं दिया। पुलिस को एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाएगी, वो नहीं दिया। हमने अपने रेंजर्स से हर तरह का ताउन किया, उन्होंने आज तक कोई शिकायत नहीं की। सिर्फ नवाज शरीफ आए थे, वो बैठे थे, उन्होंने वो बिल्कुल सही है, मगर वो हर 3 महीने के बाद इख्तियारात की तौसी का मसला बिल्कुल होता हुआ है, वो पीपल्स पार्टी के दौर में वो हमें याद है। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हलीम आदिल शेख साहब और शैला साहब। आपका दूसरे मौजू की तरफ मैं आना चाहूँगा। ये औरिया साहब और शाह साहब, मैं औरिया साहब से शुरू करता हूँ। नरेंद्र मोदी अब क्या चाह रहे हैं? ये अब कश्मीर में वो लॉकडाउन जो पहले से बरकरार है, जो अगस्त से शुरू हुआ है, जिसमें अगर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत नरमी थी, उसमें भी सख्ती लाई जा रही है और 80,000 एहलकार उसमें इजाफा किया जा रहा है। क्या मकसद क्या है? क्या करना चाह रहे हैं कश्मीर में सर? क्या करना, भारत क्या करना चाह रहा है? देखिए, इस पर बहुत तफसील से पहले भी मैंने कई दफ़ा गुफ्तगू की है कि इससे पूरा रीजन जो है उनको डिस्टर्ब रखने का बुनियादी तौर पर ये मैंडेट मिला हुआ है। और ये मैंडेट है, ये उनकी जो पेंटागन की जो सितंबर 2019 में उनकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये पार्टनर्स बने थे उसके साथ। और जब तक ये रीजन डिस्टर्ब रहेगा तो ये रीजन इफेक्ट करता रहेगा CPEC के ऊपर। इसीलिए कश्मीर के ऊपर, लद्दाख के ऊपर, पूरे इलाके के ऊपर इंडिया जो कंसंट्रेट कर रहा है और वो चाहता है कि कहीं ना कहीं इससे ब्लो अप हो जाए। ज़ाहिर बात है वो ब्लो अप होगा फिर। और उसकी एक और भी चीज़ जो है नजर आती है कि किसी न किसी वक्त जो है पाकिस्तान पे हमला भी कर सकता है। और उस हमले का मकसद ये नहीं है कि उसने यहाँ पर वो कोई जीतना है या कुछ करना है, हालात उसका करना। उसने बेसिकली इस इलाके को कुछ वक्त के लिए ऐसा बना देना है कि जहां इंटरनेशनल फोर्सेज जो है कहीं ना कहीं किसी तौर पर उतरने की कोशिश करें। ये उनका मतमा नजर है और कुछ नहीं है। और ये प्लान है, और ये प्लान आज नहीं बहुत पुराना। मैं हैरान होता हूं कि हमारे यहाँ चूंकि डिस्कशन नहीं की जाती, बहुत अरसे से था। और इसके बारे में कहा गया था कि इंडिया के कश्मीरियों को ऑफर दी जाए पहले कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, और हम जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, तो हम उनको कहेंगे कि कुछ अरसे के लिए हम इंटरनेशनल मैंडेट वहां बिठाएंगे। 10-1 साल के बाद हम कहेंगे हम उसको कर देते हैं, यूनाइटेड नेशन की फोर्सेज आगे बैठ जाएंगी। 10 साल बाद रेफरेंडम होता रहेगा, तो उस दौरान में CPEC जो है वो चला जाएगा। और चाइना 10 साल जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये असल में ये है मसला। और इस मसले के लिए, लेकिन इसका रिपरकशन को अंदाजा नहीं है कि चाइना ने इसके साथ जो कुछ खोज कर देना है। क्योंकि चाइना, आप देखें ना, इस सारे इशू के ऊपर कौन स्टैंड ले रहा है? चाइना ले रहा है। इस जो इशू आया हुआ है, जो कराची वाला इंसिडेंट है, इसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है उसकी, जिसमें इंडिया भी मेंबर बना था, उसमें चाइना ने कहा और बाकायदा उन्होंने बयान जारी किया। तो इंडिया इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के एक परमानेंट मेंबर से बराह रास्त टकराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर जो भी हो, उसके इख्तियारात वही हैं जो बाकी चारों के हैं। बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर तो चाइना को बराह रास्त तो नाराज नहीं किया जा सकता। हाँ जी, बिल्कुल सही है। लेकिन अब शाह साहब, रेडियो चैनल, अखबारात मुकम्मल तौर पर बंद करने का प्लान, इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद कर रही है भारतीय हुकूमत कश्मीर में, क्या इसके रिपरकशंस होंगे? देखिए, भारत को 2-3 महाजों पर बड़ी शिकस्त हुई है। सफारती महाज पर, ये कश्मीर के इशू पर भारत कायल नहीं कर सका इवन अमेरिका को, यूरोप को, कि उसने जो कुछ किया है दुरुस्त किया है। ये नहीं है कि कश्मीरियों के हक़ में कोई बहुत ज़्यादा ज़ोरदार किस्म का कोई फ़ैसला हुआ हो, कोई उनकी सपोर्ट मिली हो, लेकिन भारत को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अफ़गानिस्तान में उसको शिकस्त हुई है अमेरिका की तरह, अमेरिका से ज़्यादा, कि उसका गोला जो बोरिया बिस्तर था वहाँ से लपेट दिया गया है। वो चाहता था, दोहरी एक पॉलिसी थी। अमेरिका से कहता था कि मैं चाइना के घिराव में आपका साथ दूंगा, और चाइना से कहता था मैं तिजारत आपको करके आपको रास्ता दूंगा, और आप पाकिस्तान को तबाह करने में, बर्बाद करने में हमारी मदद करें। वहाँ भी उसको शिकस्त होगी और वो पाकिस्तान और चाइना की पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत हुई है। इस बुनियाद पर अब वो समझता है कि अगर कश्मीर के मसले को उसने
हमेशा के लिए तय ना किया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो फिर कश्मीर भी उसके हाथ से निकल सकता है, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन अब वो एक फैसला कौन मोड़ पर जद्दोजहद आ गई है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर हर महाज पर उसको जो शिकस्त हुई उस पर अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कोई भी मुहिम जुई वो कर सकता है। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया, और ये साहब आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।